Hello students, till now we have completed our two chapters, first one of chemistry and first one of biology. Today I am going to start your second chapter for chemistry, which is a sorting material into groups. Sorting material into groups का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी मटेरियल जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, उसको किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं. अगर हम कोई भी अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखें, जैसे हमने कोई 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है. देयर इज अ आयरन पीस, एक वुड का पीस है, पेपर एंड क्लोथ. देयर आर 4 सब्सटेंसेस. तो इन 4 सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं. आयरन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम वुड, वुड इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम पेपर, पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोथ. तो हम हर एक सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अलग अलग उनके डिविजन्स किए जा सकते हैं. बिफोर मूविंग टू द क्लासिफिकेशन, या फिर हमें किस तरीके से उन्हें कैटेगराइज करना है, कैसे उन्हें क्लासिफिकेशन करना है, उससे पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि व्हाट आर मटेरियल्स मेड अप ऑफ. व्हाट आर मटेरियल्स मेड अप ऑफ. दैट मीन्स कि मटेरियल्स किस चीज़ के बने होते हैं. सिंपली हमारे सबसे पहली चीज़, जो मटेरियल्स जो होते हैं वो ऑल आर मैटर. Each and everything around us is matter. मैटर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. कोई भी वो चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसमें कोई मास हो, दैट थिंग इज नोन एज मैटर. हमारे आसपास हम मेजॉरिटी में अगर चीज़ें देखें, दिस मार्कर, दिस बोर्ड and each and everything around us is a matter because it is occupying some space and has some mass. क्योंकि ये कुछ space occupy कर रहा है और उसमें कुछ mass भी है. That's why they all are considered as matter. अब matter हमारा, जैसे अगर हम बात करें feelings की, feelings जैसे कि sadness, happiness, ये कोई इनको हम मेजर नहीं कर सकते कभी भी. ये कोई एक ऐसी चीज़ है, happiness हो, sadness हो, these are just feelings. इनका ना तो they do not have मास, ना तो उनके पास मास होता है, और डू नॉट हैव मास और डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसके पास मास है. दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर. इनको हम मैटर कंसिडर नहीं करते हैं. दीज आर जस्ट द फीलिंग्स. ओके, अब हम देखेंगे कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है. मैटर इज समथिंग बिग. जैसे अगर हमें एक वॉल बिल्डअप करनी है, आई हैव टू बिल्डअप अ वॉल. वॉल बिल्डअप करने के लिए, सपोज ये मुझे वॉल बनानी है, इसको बिल्डअप करने के लिए स्मॉलेस्ट चीज़ जो रिक्वायर्ड है दैट इज ब्रिक्स. सबसे जो छोटी चीज़ मुझे क्या रिक्वायर्ड है, ब्रिक्स. अब हम जब इन ब्रिक्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, उनको लगा देंगे, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, देन इट विल फॉर्म अ वॉल. एक पर्टिकुलर फैशन में ब्रिक्स को लगा देना और उनसे पूरा क्या बन जाएगा, हमारा वॉल का फॉर्मेशन होगा. मतलब छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे ही हमारा मैटर होता है. मैटर कैसे बनता है, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे यहाँ वॉल की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, वॉल को जो बनाया गया है ब्रिक से बनाया गया है, उसी तरीके से मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारी एटम. एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिससे मैटर मिलके बनता है. जैसे ये वॉल, एक कोई भी वॉल ब्रिक्स से मिलकर बनी है, उसी तरीके से मैटर किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है. जब मोर देन वन एटम्स और बहुत सारे एटम्स जब हमारे साथ में अरेंज होते हैं, देन इट विल फॉर्म अ मैटर. जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, अबाउट 40 लाख एटम्स अरेंज टू फॉर्म अ लाइन विच इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर ऑफ गोल्ड. मतलब अगर हमें गोल्ड का एक छोटी सी 1 मिलीमीटर की लाइन भी बनानी है, तो वहाँ पर कितने एटम्स अरेंज होते हैं, अबाउट 40 लाख एटम्स आर देयर इन ओनली जस्ट 1 मिलीमीटर. मतलब 1 मिलीमीटर में 40 लाख प्रेजेंट है. दैट मीन्स दीज एटम्स आर सो स्मॉल. मतलब इतने स्मॉल है दैट इवन वी कांट सी दैम विद द माइक्रोस्कोप. जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, हम उससे भी इसको नहीं देख सकते. अपनी नेट आई से तो देख ही नहीं सकते, और इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. दीज आर वेरी स्मॉल. अब एटम्स
से आगे हम चलते हैं। जैसे सबसे हमारी जो छोटी यूनिट हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट तो हो गई एटम। जब एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं एलिमेंट्स का। सेम तरह के एलिमेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स जब सेम टाइप के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट्स का। एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन and many more etc. About 118 elements are known. 118 elements आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और नेचर में मतलब हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और इन 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नेचर में हमें मिल सकते हैं। अदर्स जितने भी बचते हैं हमारे, वो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। सो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। अब एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करें, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन अगर बनाए जाए, तो हमारा वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो फॉर्मेशन करता है कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर लूँ तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? H2O, एंड दिस H2O इज वाटर। तो ये तो हमारे कहलाएंगे एलिमेंट्स, लेकिन हमारा ये जो वाटर है वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज कंपाउंड। वो हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, कि मैटर में क्या है, मैटर किस मटेरियल कोई भी किस चीज़ से बना हुआ है। अब हमारी बात आती है क्लासिफिकेशन पे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। उनको कैटेगराइज करना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। जैसे अगर हम देखें तो हम मेनली दो कैटेगरी पढ़ते हैं। एक कैटेगरी हमारी लिविंग आती है, एक दूसरी कैटेगरी हमारी क्या होती है? नॉन लिविंग। मतलब कोई भी मटीरियल क्या होगा, या तो लिविंग होगा या फिर वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। लिविंग कहने का मतलब क्या है? कि इट कैन ब्रीथ, ये ब्रीथ कर सकता है, ईट कर सकता है, वॉक कर सकता है, मतलब एक्सेट्रा। जो इस तरह की लिविंग एक्टिविटीज़ कर सकता है दैट इज नोन एज लिविंग। और जो ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, ईट नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, दीज आर नोन एज नॉन लिविंग। तो इनको हमने सिंपली दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। एनिमल्स में डिवाइड करते हैं और प्लांट्स में डिवाइड करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी मटेरियल प्रेजेंट है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है टू अंडरस्टैंड दैम इजीली, उनको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स हमारे जो प्रेजेंट है, जो मटेरियल्स हमारे आसपास प्रेजेंट है, उनको भी हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इसके बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन इज द अपीयरेंस। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? उसको देख के जज करेंगे, वो कैसा अपीयर हो रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है। अपीयरेंस के बेसिस पर हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक वुड लें और एक हम पेपर लें या फिर हम क्लोथ लें, तो हम इनको अपीयर देखने से ही हम बता सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट है। दिस इज हार्डर, दिस इज सॉफ्ट एंड दिस इज कंपैरेटिवली मिडल, इन द मिडल ऑफ दैम। मतलब हम थोड़ा सा सॉफ्ट भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो हम इनको सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर इज शाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम एक आयरन का पीस लें और एक हम वुड का पीस लें, देन आयरन इज लस्ट्रस। आयरन लस्ट्रस है, शाइन करता है, इसीलिए ये मेटल है हमारा। तो हम इसको देख के इजीली बोल सकते हैं कि ये वुड से डिफरेंट है, जबकि जो हमारी वुड है दैट डू नॉट शाइन, इसमें कोई लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती। ओके, मतलब हम क्या है कि तो अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम लस्टर के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज टेक्सचर। हम टेक्सचर के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टेक्सचर सिंपली मीन्स टच। हम टच करके बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा। कोई भी ऑब्जेक्ट इधर इट इज़ अ हार्ड ऑब्जेक्ट और इट इज़ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, हम देख के ईजिली बता सकते हैं। दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉपर्टी है, विच इज स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की स्टेट क्या है?
स्टेट के बेसिस पर मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 ब्रॉड कैटेगरीज है हमारी स्टेट के अकॉर्डिंगली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। What are these solid, liquid and gas? Solid are the objects that have materials that have fixed shape and volume. कोई भी वो ऑब्जेक्ट्स जिसका शेप भी फिक्स्ड हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो, वो हमारा क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज सॉलिड। जैसे हमारा कोई भी, ये हम मार्कर ले सकते हैं या फिर हम चॉकबोर्ड ले सकते हैं, हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड शेप ऑक्यूपाई करती, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो और फिक्स्ड हो और शेप रखती हो, उसका शेप और वॉल्यूम क्या हो, उसका फिक्स्ड हो, चेंज ना होता हो। यहाँ से उठा के अगर हम यहाँ लेके जा रहे हैं, उसकी शेप या उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज अगर नहीं आ रहा है, देन इट इज नोन एज सॉलिड। लिक्विड क्या है? लिक्विड, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसका फिक्स्ड होता है बट नॉट शेप, लेकिन शेप इसकी फिक्स नहीं होती। जैसे अभी मेरे पास कोई एक ग्लास ऑफ वाटर है, अभी मैं उसको अगर बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँ तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, जितना वॉल्यूम वो यहाँ ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम वो यहाँ ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ जो लिक्विड है, यहाँ जो हमारा वाटर है, वो इस ग्लास के फॉर्म में, इस ग्लास की शेप गेन कर लेगा, जबकि अगर हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ उसकी शेप कैसी हो जाएगी? उसकी शेप बॉल जैसी हो जाएगी। Okay, that means liquid has fixed volume but not the shape. While if we move to the gases, it neither have fixed volume nor shape. ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही इसकी शेप फिक्स होती है। जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंगली अपना वॉल्यूम भी चेंज कर लेती है और अपना शेप भी इजीली चेंज कर सकती है। These are the 3 broad categories on the basis of state. अब इनमें थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं। इनमें हर एक जितना भी हमारे स्टेट के अकॉर्डिंगली मैटर को डिवाइड किया जाता है, उसमें पार्टिकल्स देखे जाते हैं। पार्टिकल्स मतलब जिस छोटे छोटे जैसे एटम्स से मिलकर ही कोई भी ऑब्जेक्ट बना। अब हम 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स या फिगर से समझते हैं। ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो तीनों केसेस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड मतलब उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे को कोई भी स्पेस नहीं देते। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन, नो और लेस स्पेस वी कैन से, देयर इज़ लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द particles of solid, less or no intermolecular space। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का, जैसे आपको ये मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पास पास होते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंपैरेटिवली जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। सेकेंडली, यहाँ पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसीलिए सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसा रहता है हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, हमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जबकि अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है? गैसेस में जो पार्टिकल्स का गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो गैसेस हैं वो कैसी होती हैं? वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ये कैसी होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब आप इन्हें कितने भी, किसी भी एक्सटेंट तक उनको कंप्रेस कर सकते हो, उनको दबा सकते हो। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा है, उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लेस होता है।
दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. स्टेट के बेसिस पर किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. डेंसिटी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिंपली हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है. डेंसिटी के बेसिस पर हम भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर वाटर में वो सिंक करेगा. हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, एक हमारे पास पेपर बॉल है. दिस इज अ पेपर बॉल. अब हमें बोला जाए कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तो वो हम किस बेसिस पे बता सकते हैं? वो हम बता सकते हैं डेंसिटी के बेसिस पे. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट और वाटर. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक. ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा. दैट मीन्स वो वाटर में डूब जाएगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है, देन इस केस में द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा. अब डेंसिटी कम किसकी होगी, ज़्यादा किसकी होगी, वो कैसे पता लगेगा? वो हम सिंपली मास से पता लगा सकते हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, देन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी हायर. मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी हायर होगी. अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें वुडन ब्लॉक और पेपर बॉल में, तो वुडन ब्लॉक का मास बहुत ज़्यादा है पेपर बॉल के कंपैरेटिवली, इसीलिए जो वुडन ब्लॉक की डेंसिटी हो वो भी ज़्यादा होगी. दैट्स व्हाई वुडन ब्लॉक विल सिंक इन वाटर while the paper ball will not sink. It will float on water. Okay, this is classification based on density. Next one is transparency. Transparency के बेसिस पर हम कैसे जज कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट तीन तरीके के होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास. ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन नॉट क्लियरली विजिबल. हम सिंपली बोल सकते हैं नॉट क्लियरली विजिबल, जैसे कि बटर पेपर. लेकिन अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम देख ही नहीं सकते, क्लियरली भी नहीं, विजिबल ही नहीं है, नॉट विजिबल. जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लास्टिक बॉटल. So this is the classification based on transparency. Transparent, translucent and third one is opaque. ये हमारा सारी प्रॉपर्टीज थी: अपीयरेंस, लस्टर, टेक्सचर, स्टेट, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. इन सब की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने अपने मैटर को क्लासीफाई किया है. इस चैप्टर में हमारा क्या था? हमने सबसे पहले मैटर पढ़ा, क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रॉपर्टी पे के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. स्टेट का पढ़ा है हमने. स्टेट में 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. पूरा हमारा चैप्टर सेशन में आज कंप्लीट हो गया है. आई होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडीज वेल. And please read your books carefully, watch the videos and collect your doubts, and I will try to solve all your doubts. Thank you so much.